हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 24 अक्टूबर को होने वाले यूपी पीसीएस के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एग्जाम मंत्रा की टीम के द्वारा करंट अफेयर्स की पूरी सीरीज चलाई गई है, जिसमें लगभग 11 सेशन हो चुके हैं। उसका पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध करवा दिया गया है। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ को डाउनलोड करके उसके बाद वो वीडियो देखें, जिससे आसानी से आपको हर चीज तैयार हो जाएगी, कवर हो जाएगा आपका। और उसके बाद ये हमारा उसी में अगला सेशन, जिसमें महत्वपूर्ण तथ्यों को, ये सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, मतलब जो जो एक महत्वपूर्ण जो तथ्य थे वो हर चीज इसमें समाहित करने की कोशिश की गई है, लगभग 20-25 पेज का। इसको भी आप टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ के तौर पर पा सकते हैं, तो वहां से एक बार डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद इस सेशन को देखिए, जिससे आपको हर चीज कंफर्म हो जाए। चलिए ठीक है, शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहला देखिए, कुछ मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की जाती है, वो ऑर्गेनाइजेशन है कहां पर, ये चीजें अक्सर एग्जाम में 1 या 2 पूछे जाते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इसको कवर किया गया है। जैसे नेशनल सेंटर फॉर साइंस, इसमें देखिए ये पुणे महाराष्ट्र में है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोसिस, ये हैदराबाद तेलंगाना में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, ये नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान, ये नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, ये मानेसर गुरुग्राम में है, हरियाणा में। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी, ये नई दिल्ली में है। बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान, ये लखनऊ यूपी में है। वन आनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान, ये कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, ये देहरादून उत्तराखंड में है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ये लखनऊ यूपी में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है ये लखनऊ यूपी में ये भी है। राष्ट्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ये ईटानगर बरेली यूपी में है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है ये कटक उड़ीसा में है। आलू संधान संस्थान की बात करें तो ये शिमला हिमाचल प्रदेश में है। जीव विज्ञान संस्थान, ये भुवनेश्वर उड़ीसा में है। इसी के साथ में साइंस का कुछ पोर्शन, जैसे कि एसिड के बारे में पूछा जाता है, उसके स्रोत के बारे में पूछा जाता है। जैसे ब्रोकली में पूछ लिया कि क्या पाया जाता है, कौन सा एसिड पाया जाता है, तो 4 एसिड के नाम देगा, जिसमें मान लीजिए यही आपके सामने जो है एसिटिक एसिड या फिर टार्ट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, तो ब्रोकली में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, इसी के साथ में देखिए ऑक्सैलिक एसिड किस किस चीजों में पाया जाता है, टमाटर में भी है, पालक में भी है, ठीक है, ब्रोकली में भी है। एसिटिक एसिड की बात करें तो विनेगर है, विनेगर वही सिरका जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। टार्ट्रिक एसिड अंगूर, इमली, केला, इन सभी में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक। खट्टे फल, नींबू, चूना, संतरा, इन सभी में साइट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। लैक्टिक एसिड जो है ये दूध, दही में पाया जाता है। मेलेल एसिड जो है, मेलेन एसिड या फिर मेलेल कहीं कहीं मिलता है, तो सेब में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, ये अमरूद, पपीता, संतरा, ये तीनों ध्यान दीजिएगा। अमरूद, पपीता, संतरा। आंवला के बारे में जानते होंगे, नींबू के बारे में जानते होंगे कि एस्कॉर्बिक एसिड पाई ही जाती है। बाकी ये तीनों फल के बारे में, यानी कि अमरूद, पपीता, संतरा, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसमें भी एस्कॉर्बिक एसिड ही पाई जाती है। फॉर्मिक एसिड, ये चींटियों का जो लाल वाली चींटी होती है, जब डंक मार देती है ना, तो उसमें जो है ये फॉर्मिक एसिड। इसी तरीके से एक बिछुआ एक पौधा है, ये भी फॉर्मिक एसिड इसमें भी पाया जाता है। कुछ रोग और किस विटामिन की कमी से ये रोग होते हैं उसके बारे में भी देख लेते हैं। जैसे घेंगा है आयोडीन की कमी से, सूखा रोग एवं रिकेट्स जो है वो विटामिन डी की कमी से होता है। खून की कमी एनीमिया, आयरन की कमी से। सूखा रोग मेगास्मस जो है वो गंभीर कुपोषण की वजह से होता है। पारिगर्भिक, ये प्रोटीन की कमी से होता है। मधुमेह जो है वो इंसुलिन की कमी से होता है। शुष्का छिपाव जो है बात करें विटामिन ए की कमी से होता है। अब हम तरंग दैर्घ्य, यानी कि ये भी हम लोग साइंस में फिजिक्स के वाले पोर्शन में देखते हैं इसको। तरंग दैर्घ्य इसमें जो है घटते हुए क्रम में, यानी कि सबसे जो ज्यादा तरंग दैर्घ्य है वो रेडियो तरंग में, फिर माइक्रोवेव्स में, मतलब घटता हुआ क्रम है इसमें, ठीक है। तो इसी क्रम में आप इसको याद कर लीजिएगा। तो रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव तरंगे, इंफ्रारेड विकिरण या दृश्यमान प्रकाश या पराबैंगनी विकिरण, एक्सरे, फिर गामा किरणें, ये इसको क्रम, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। विपग्योर, उसमें जो है ये भी हम लोग इसी में देखते हैं, ठीक।
तो इसमें दृश्यमान जो प्रकाश है इसमें जो है विपत्तियों की बात की जाती है। अब देखिए निम्न तालिका में कुछ जीवाणु रोग हैं और मानव में उनके रोग कारक के उल्लेख के बारे में बात की गई है। तो जीवाणु रोग और रोग कारक कौन कौन से, जैसे तपेदिक की बात करें तो ये माइकोबैक्टीरियम क्षय रोग की वजह से होता है। डिप्थीरिया या गलघोटू की बात करें ये कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया की वजह से होता है। हैजा जो है ये विब्रियो कॉलेरी की वजह से होता है। अब देखिए कुष्ठ रोग के बारे में माइकोबैक्टीरियम लेप्री की वजह से होता है। निमोनिया जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से होता है। काली खांसी जो है ये बॉर्ड्रेटेला पर्टुसिस की वजह से होता है। धनु स्तंभ जो है ये क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी की वजह से होता है। प्लेग जो है ये प्लेग जंतु की वजह से होता है। मोती झगा या टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी की वजह से हो रहा है। सुजाक ये नाइसीरिया गोनेरी की वजह से हो रहा है। उपदंश जो है ट्रेपोनिमा पैलिडम की वजह से हो रहा है। सल्मोनेलोसिस ये साल्मोनेला आंत्रशोथ की वजह से हो रहा है। वात जो है स्ट्रेप्टोकोकस प्योगेनस की वजह से हो रहा है। अब कुछ उपकरण हैं उनका ऊर्जा का रूपांतरण किस फॉर्म में होता है इसको भी हम लोग यहीं पे देख लेते हैं। जैसे विद्युत मोटर है, इसमें विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन। माइक्रोफोन का ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। डायनेमो का यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। ट्यूबलाइट का देखें तो विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन। सौर सेल का सौर ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। मोमबत्ती की बात करें तो रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश और उष्मा ऊर्जा में परिवर्तन। विद्युत सेल की बात करें तो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। सितार देखिए यांत्रिक ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन है। विद्युत बल्ब जो है ये विद्युत ऊर्जा का प्रकाश और उष्मा ऊर्जा में परिवर्तन होता है। कुछ प्रमुख संगठन हैं और उनके स्थान कहाँ पे हैं, कहाँ पर वो स्थापित हैं, किस वर्ष में किया गया है, ये हालांकि उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी एक नजर इस पे भी डाल ही लेते हैं। तो औद्योगिक संगठन है जैसे कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ लिमिटेड ये कानपुर में है। उत्तर प्रदेश वित्तीय जो निगम है इसकी बात करें तो कानपुर में है, 1954 में स्थापित होता है। लघु उद्योग निगम है उत्तर प्रदेश का, ये कानपुर में ये भी है। राज्य औद्योगिक विकास निगम ये भी कानपुर में है। यूपी निर्यात निगम लिमिटेड ये लखनऊ में है। प्रदेशीय औद्योगिक एवं निवेश निगम जो है ये लखनऊ में है। यूपी राज्य चमड़ा विकास और विपणन निगम जो है ये आगरा में है। उत्तर प्रदेश का इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है ये लखनऊ में है। ठीक है, कुछ प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे ये क्रिसिल है। क्रिसिल जो है ये भारत में 60% से अधिक की बाजार हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भी है। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। ICRA इकरा जो है ये निवेश सूचना एवं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, गुरुग्राम में है। केयर की बात करें तो केयर जो है क्रेडिट विश्लेषण और अनुसंधान मुंबई में है। SMERA ये लघु और मध्यम उद्यम रेटिंग एजेंसी है, ये मुंबई में इसका भी मुख्यालय है। ठीक है, ओनिडा की बात कर ले तो ओनिडा व्यक्तिगत क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इसका मुख्यालय जो है गुरुग्राम हरियाणा में है। फिच के बारे में सभी लोग मालूम होगा, तो फिच जो है इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ये मुंबई में है। ठीक है, स्टैंडर्ड एंड पुअर S&P के नाम से अक्सर इसकी जो है रेटिंग एजेंसी आती है, तो ये न्यूयॉर्क में है USA में। मूडीज की बात कर लें तो ये भी न्यूयॉर्क में है USA में। फिच जो है ये भी न्यूयॉर्क USA में है। भारतीय अर्थव्यवस्था के 8 प्रमुख कोर, देखिए ये भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट हैं, जैसे 8 प्रमुख कोर उद्योगों के बारे में पूछ लेता है। तो सबसे पहला बिजली, स्टील, रिफाइनरी उद्योग या रिफाइनरी उत्पाद, कच्चा तेल, कोयला, सीमेंट, प्राकृतिक गैस, उर्वरक। तो ये सभी जो है 8 कोर जो उद्योग हैं उसकी बात की गई है। अब यहाँ नवरत्नों की बात की गई है। ये नवरत्न कंपनियां नहीं है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय के जो नवरत्न थे उनकी बात की जा रही है। तो उन नवरत्नों में कौन कौन से व्यक्ति थे और उनका पेशा क्या क्या था इसमें हम लोग देखेंगे। तो धन्वंतरी का नाम आता है चिकित्सा के बारे में। कालिदास कवि हैं। वारामिहिर खगोलविद हैं। अमर सिंह जी ये कोशकार, ये अमर सिंह जी वो वाले नहीं है राजनीति वाले, ये कोशकार हैं। शंकु जो है वास्तुकार के तौर पे जाने जाते हैं। वेताल भट्ट ये जादूगर हैं। वररुचि वैयाकरण है, ये छपनक ज्योतिषी हैं, ज्योतिषीकार हैं। घटकर्पण राजनयिक हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। ये योजनाएं उनकी अवधियां क्या हैं और किस किस मॉडल पे ये आधारित है उसकी बात हम करेंगे। तो प्रथम जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी वो 51 से 56, देखिए हर 5-5 साल पे है। बीच में थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस आपको मिलेगा तो वहां पे हम लोग ध्यान देंगे उसको। ठीक है, बाकी यहाँ पे 51 से 56 ये ध्यान दीजिए। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है ये हेरोल्ड डोमर मॉडल के आधार पे
मतलब बनाई गई थी पंचवर्षीय योजना। दूसरी जो योजना थी ये पीसी महालनोबिस के आधार मॉडल के आधार पे। तीसरी वाली सुखमय चक्रवर्ती और प्रोफेसर सेडी। चौथी जो है ये अशोक रुद्र एलन एस मैनी। पांचवी जो है ये चौथी वर्ष योजना पंचवर्षीय योजना के समान है, इसे योजना आयोग का निवेश मॉडल भी कहा जाता है, पांचवी वाली योजना को। ठीक है, छठवीं जो हमारी पंचवर्षीय योजना है ये अवसंरचनात्मक परिवर्तन विकास मॉडल की प्रवृत्ति के तौर पर जानी जाती है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि यहाँ पर जो छठवीं वाली है इसको अवसंरचनात्मक परिवर्तन और विकास मॉडल की प्रवृत्ति के लिए जाना जाता है। सातवीं जो है ये छठवीं के समान ही है और प्रणब मुखर्जी के द्वारा तैयार की गई थी। ठीक है, इसी के साथ देखिए आठवीं जो पंचवर्षीय योजना है ये 92 से 97 के बीच में है, ये जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल है आठवीं वाली। नौवीं वाली जो है ये योजना इधर जो है 2-3 योजना आयोग के द्वारा बनवाई जा रही है, जैसे 9वीं 10वीं और 12वीं, ये ध्यान दीजिएगा। 11वीं जो पंचवर्षीय योजना थी प्रोफेसर सी रंगराजन के द्वारा तैयार की गई। इसके बाद तो आप जानते ही हैं नीति आयोग आ गया है, तो नीति आयोग के द्वारा बाकी सब चीजें की जा रही हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कुछ कवक हैं और उनके रोग के बारे में, किस कवक की वजह से कौन सा रोग हो रहा है, किस पौधे में हो रहा है। तो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो जाता है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो जाता है। इसमें हम लोग देखेंगे जिसमें गेहूं का जो अनावृत कंड है ये ऑस्ट्रिलेगो नूडा ट्रिटिसाई के कवक की वजह से हो रहा है। गेहूं में एक रतुआ रोग होता है, ये पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई के कवक के माध्यम से होता है। आलू में एक अगेती अंगमारी रोग होता है, अल्टरनरिया सोलेनाई कवक की वजह से हो रहा है। आलू में ही उत्तर भावी अंगमारी रोग होता है, ये फाइटोप्थेरा इन्फेस्टांस के माध्यम से हो रहा है। आलू का मस्सा जो रोग है ये श्लेष्मा अंतर्गर्भाशय कला की वजह से हो रहा है। मूंगफली का टिक्का रोग है ये सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा की वजह से हो रहा है। गन्ने का है लाल सड़ांध रोग, इस कोलेलेट्रिचम फॉल कॉटन की वजह से हो रहा है। चावल का है भूरे पत्ते धब्बा रोग हो रहा है, ये स्पुरुलिना ओरिजिना की वजह से हो रहा है। अरहर में उकठा रोग होता है, ये फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम की वजह से हो रहा है। अब कुछ कन्वेंशन है और उसको किस वर्ष में अंगीकार किया गया है उसकी बात की जा रही है। यहाँ पे देखिए प्रवासी भारतीयों का कन्वेंशन हो रहा है, ये 1979 में। ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना जो कन्वेंशन, कभी कभी वियना कन्वेंशन का ही नाम आता है, तो ये 1985 का है, ये ध्यान दीजिएगा। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1993 में। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन ये 1994 में है। ठीक है, अब यहां देखिए कुछ प्रमुख कृषि क्रांतियों की बात की जा रही है और वो जो है मतलब किस किस चीज को लेकर के कौन कौन से उत्पाद हैं उसकी बात की जा रही है। यहाँ पे देखिए प्रोटीन में सबसे पहले हम बात करें तो उच्च उत्पादन की बात की जा रही है। इसी के साथ में देखिए नरेंद्र मोदी जी और अरुण जेटली जी के द्वारा इसका नाम दिया गया है प्रोटीन क्रांति। ठीक है, प्रोटीन क्रांति। इसी के बाद हम देखें पीली क्रांति, ये सरसों सूरजमुखी के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किया गया था, सैम पित्रोदा के द्वारा इसका नामकरण दिया जाता है। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पाद, नीली क्रांति मछली उत्पादन, भूरी क्रांति चमड़ा कोको और गैर पारंपरिक उत्पाद की वजह से। इसमें देखिए अगला है स्वर्ण रेशा उत्पाद, ये जूट उत्पाद की वजह से स्वर्ण क्रांति है, फल शहद और बागवानी विकास के लिए। धूसर क्रांति है उर्वरक के लिए। गुलाबी क्रांति है प्याज फार्मास्यूटिकल झींगा और उत्पाद के लिए। सदाबहार क्रांति है समग्र कृषि उत्पादन के लिए। रजत क्रांति जो है ये अंडा उत्पादन, कुक्कुट उत्पादन या कपास उत्पादन के लिए। लाल क्रांति जो है ये मांस या टमाटर उत्पादन की वजह से। गोल्ड क्रांति जो है ये आलू उत्पादन है। श्वेत क्रांति ये दुग्ध उत्पादन की वजह से जाना जाता है। अब देखिए ये हिस्ट्री का कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो भी हम लोग देख लेते हैं, जिसमें 1857 के विद्रोहों की बात की जाएगी और उन विद्रोहों का केंद्र कौन है, उसके साथ में उसके नेतृत्व करने वाले नेता कौन थे। जैसे कानपुर में जो विद्रोह होता है 1857 में, उसके जो नेता थे वो नाना साहब थे। लखनऊ की बात कर लें तो बेगम हजरत महल। दिल्ली में देखिए जनरल बख्त खान, बरेली में खान बहादुर, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बागपत में शाहमल उसका नेतृत्व करने वाले थे। बिहार की बात करें तो कुंवर सिंह वहां पर थे। कुछ एसिड और उसमें जो है जैसे कुछ मतलब पूछा गया है एग्जाम में, पिछले एग्जाम में देखा जाए तो जैसे स्याही दाग धब्बा हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। विस्फोटक निर्माण में नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। खाद्य परिरक्षण में बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। स्वादिष्ट पेय में सिट्रिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है कभी कभी क्रम
इसको आगे पीछे करके पूछ ले या देख लीजिएगा कभी कोई एक ही पूछा तो उसको जो है आपको मिलान करने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सभी एसिड के बारे में। अब देख लेते हैं हम लोग कुछ दर्रे हैं जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं, उसमें अक्सर जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, एक दर्रा आता ही आता है, ठीक है। जोजिला की बात करें तो महान हिमालय पीर पंजाल श्रेणी में पाया जाता है। बनिहाल की बात करें तो पीर पंजाल श्रेणी में है। फोटुला जास्कर श्रेणी में है। खारदुंगला लद्दाख श्रेणी में है। नदियों से संबंधित जो विवाद होते हैं, ये भी ज्योग्राफी से रिलेटेड ही है। नदियों से संबंधित जो विवाद है उनका नाम क्या है, किस वर्ष में उसका न्यायाधिकरण जो गठित किया गया था, उसमें कौन कौन से राज्य शामिल है, उसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, मतलब इस बिंदु में देखेंगे, ठीक है। कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण जो 1 है ये 1969 का है, 1969 का। किस किस राज्यों के बीच में ये विवाद हो रहा था जिसको लेकर के यहाँ पर इस न्यायाधिकरण का गठन किया जाता है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। इसी के बाद देखिए गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण, ये भी 1969 का ही है। इसमें भी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और मध्य प्रदेश है। नर्मदा, इस कई बार पूछा जा चुका है, नर्मदा को लेकर के, कृष्णा को लेकर के कई बार पूछा जा चुका है। तो ये तीनों जो है ना इंपॉर्टेंट है। ये कावेरी नीचे है, कावेरी भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये चारों जो है अक्सर पूछा गया है एग्जाम में। तो नर्मदा जल न्यायाधिकरण जो है कि 1969 का है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में। रावी व्यास जल विवाद न्यायाधिकरण 1986 में, ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के बीच में है। कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण 1990 का जो है ये कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी के बीच में होता है। कृष्णा जल विवाद का ये दूसरा वाला न्यायाधिकरण, ये 2004 में गठन होगा इसका, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में, ठीक है। बाकी ये जो है वंशधारा, महादई का दूसरा जो है, इसको ध्यान दीजिएगा, बस इतना ध्यान दीजिए। वंशधारा वाला ये उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के बीच में है। महादई जल न्यायाधिकरण जो है ये पहला वाला, 2010 वाला जो है ये गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र के बीच में है। यही महानदी, यहाँ पे भी महानदी ही होगा, महादई नहीं है, महानदी है, ठीक है। महानदी तो जल विवाद न्यायाधिकरण 2018 वाला है, इसमें उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में है, ठीक है। 6 भाषाएं हैं जिनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, वो कौन कौन सी भाषा है इसमें हम लोग देखेंगे। जैसे तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। ये जो 6 भाषाएं हैं इनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, तो ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। संसद के द्वारा बनाए गए उपरोक्त निवारक निरोध कानून के अनुसार इसमें कौन कौन से हैं, जैसे पहला देखिए, गैर कानूनी गतिविधियों के रोकथाम के लिए एक अधिनियम बनाया जाता है जिसको यूएपीए के नाम से जानते हैं, 1967 में। एक तोहफे पोसा हुआ करता था 1974 में, विदेशी मुद्रा का संरक्षण एवं व्यसन निवारण अधिनियम। नासा यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जो है ये 1980 का है, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा, नासा या एनएसए जिसको कहते हैं, एनएसए है ये, ठीक है। नारकोटिक्स, ड्रग एवं साइकोट्रोपिक पदार्थ व्यापार निवारक अधिनियम है, ये 1988 का है, ठीक है। इसी के बाद हम देखते हैं कुछ जल संधियां हैं, वो कौन कौन सी खाड़ियों को जोड़ रही हैं या फिर कौन कौन से सागर को अलग करती है। टॉरेस जल संधि जो है वो अराफुआ सागर से पपुआ की खाड़ी को अलग कर रही है। उसी के साथ देखिए मलक्का जल संधि, ये अंडमान सागर को, दक्षिणी चीन सागर को अलग करती है। सुंडा जल संधि जो है ये जावा सागर को हिंद महासागर से, युकांटन मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर। बास जल संधि ये तस्मान सागर और दक्षिणी सागर। बेरिंग जल संधि ये बेरिंग सागर से चकची सागर के बीच में। डेविस जल संधि ये बैफिन की खाड़ी से उत्तरी अटलांटिक महासागर के बीच में है। डॉबक जल संधि जो है ये इंग्लिश चैनल से उत्तरी सागर के बीच में है। हार्मूज जल संधि जो है ये फारस की खाड़ी से ओमान की खाड़ी के बीच में। बॉस्फोरस जो है ये काला सागर से मरमरा सागर के बीच में है। विश्व के प्रमुख पठार एवं संबंधित स्थान कौन कौन से पठार हैं? एक तो कोलोराडो का पठार है, ये यूएसए के बीच में है। एबिसिनियन पठार है यूथोपिया। लॉरेंसियन पठार है कनाडा। किम्बरले पठार है ऑस्ट्रेलिया। मेसेटर का पठार है स्पेन। और चियापस का पठार है ये मध्य मैक्सिको में पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ज्योग्राफी के पठारों के बारे में भी हम लोगों ने देख लिया है। अब इसके साथ ही मरुस्थल और संबंधित स्थान हम लोग इसमें देखेंगे। रब अल खली ये सऊदी अरब में है। दस्त कवे ईरान में है। ग्रैंड सैंडी, सिम्पसन, ग्रिप्सन, ग्रेट विक्टोरिया ये सब ऑस्ट्रेलिया में है। टकला मकान या टकला मकान भी कहते हैं इसको, चाइना में है। नामीबियन न्यूबियन जो है अफ्रीका में है। गोबी मंगोलिया में। कालाहारी साउथ अफ्रीका में। अटाकामा चिली में। माउंट हेक्ला आइसलैंड में। माउंट कैमरून अफ्रीका में। विसुवियस इटली में। स्ट्रोम्बोली जो है ये सिसिली द्वीप इटली में है।
ठीक है, ये देखिएगा यहाँ पे ये सक्रिय ज्वालामुखियों के बारे में बात की गई है कुछ, जैसे एटना सिसिली द्वीप ये इटली में सक्रिय ज्वालामुखी के तौर पे, कोटोपैक्सी है इक्वाडोर में, फ्यूजियामा जापान में सुसुप्त ज्वालामुखी है, चिम्बराजो इक्वाडोर में शांत ज्वालामुखी है, माउंट पोपाई म्यांमार में है, एकांकागुआ चिली अर्जेंटीना में है, ओजोस डेल सलादो है ये, ये चिली अर्जेंटीना में। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी के तौर पर हम जानते हैं ओजोस डेल सलादो को, ठीक है। किलिमंजारो ये तंजानिया की सुसुप्त ज्वालामुखी है, मोना लोआ हवाई द्वीप है, ये यूएसए का। अब देखिए कुछ हम लोग पॉलिटी में देख लेते हैं, पॉलिटी में कौन कौन सा क्या है पोषण। पहली चीज तो कैबिनेट मिशन के द्वारा तैयार रूपरेखा के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। इसने संविधान सभा निर्माण के विभिन्न कार्यों के क्रियान्वयन के लिए समितियों की नियुक्तियां की थी। इसमें 8 बड़ी प्रमुख समितियां थी, शेष सब छोटी छोटी समितियां थी। प्रमुख जो समितियां थी उसके बारे में देख लेते हैं। संघीय शक्ति जो समिति है इसके अध्यक्ष हैं जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति है, यहाँ देखिएगा संघीय शक्ति और संविधान में अंतर समझिएगा, लेकिन दोनों के जो अध्यक्ष हैं जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। राज्य समिति राज्यों के साथ समझौता एवं वार्ता के लिए जवाहरलाल नेहरू इसके भी अध्यक्ष हैं। प्रांतीय संविधान समिति, प्रांत को इकट्ठा करने वाले कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इसके अध्यक्ष हैं। मूल अधिकार, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों एवं बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति, ये भी वल्लभ भाई पटेल जी थे। इसी समिति में 5 उप समितियां भी बनाई गई थी, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब अगला जो है जिसमें हम जो 5 उप समितियों की बात कर रहे थे उसको देख रहे हैं, जिसमें मूल अधिकार जेबी कृपलानी जी उसके अध्यक्ष थे। अल्पसंख्यक उप समितियां एचसी मुखर्जी और उत्तरी पूर्वी जनजातीय सीमांत जनजातीय क्षेत्र आसाम को छोड़कर के आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए, इसमें जो अध्यक्ष थे गोपीनाथ बारदोलाई को। उप समितियां 5D का जो है छोड़े गए आंशिक रूप से छोड़े गए, अच्छा ये उसी में है लेकिन वहां पे ऐड हो गया है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एवी ठक्कर है यहाँ पे। 5E का जो मतलब 5वें का ही जो 5वां जो पोर्शन है, ठीक है, यहाँ पे उत्तरी पश्चिमी सीमांत जनजाति उप क्षेत्र समिति की बात की गई है। प्रारूप समिति हो गई। संचालन समिति देखिए राजेंद्र प्रसाद जी है। प्रक्रिया नियम समिति है राजेंद्र प्रसाद जी है। अब कुछ प्रमुख युद्ध जो हम लोग देखते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में। प्रथम कर्नाटका युद्ध 1746 से 48 के बीच में हो रहा है। द्वितीय कर्नाटका युद्ध 1749 से 54 के बीच में। अंबूर की लड़ाई 1749 में। वांडीवास की लड़ाई 1760 में। तृतीय कर्नाटक की जो लड़ाई है 1756 से 63 के बीच में हो गई है। प्लासी का युद्ध 1757। बक्सर का युद्ध मालूम ही होगा 1764 है, ठीक है। कुछ इकोनॉमिकल टर्म्स हैं, जैसे संरचनात्मक बेरोजगारी की जो बात की जाती है, ये अर्थव्यवस्था की प्रकृति में परिवर्तन, इसमें जो है व्याख्या की गई है। चक्रीय बेरोजगारी की बात करें तो अर्थव्यवस्था में चढ़ाव और उतार होता रहता है। इसमें घर्षणात्मक बेरोजगारी है, जैसे व्यक्ति की एक नौकरी से दूसरी में स्थानांतरित होता है तो उसको घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी जो होती है वो श्रम की उत्पादकता शून्य होती है। इसमें जनजातीय और देश कुछ हैं, जैसे बद्दू जो जनजाति है वो अरब में पाई जाती है। आइनू जापान में। पिग्मी जो है ये कांगो में पाई जाती है। उसी के साथ देखिए मसाई केन्या में पाई जाती है। एलियूट जो है वो अलास्का में पाई जाती है। उसी के साथ में बिंदबू जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। बुशमैन देख लीजिए। बुशमैन जो है कालाहारी में पाई जाती है। चकची या चुकची ये पूर्वोत्तर एशिया रसिया में पाई जाती है। एस्किमो जो है ये ग्रीनलैंड, उत्तरी कनाडा, अलास्का, उत्तरी साइबेरिया इन सब जगहों पर पाई जाती है। फुलानी जो है ये पश्चिमी अफ्रीका में पाई जाती है। गोबी मंगोलिया जो है गोबी में पाई जा रही है। गुइकास जो है ये अमेजन वन क्षेत्र है। हौसा जो है ये उत्तरी नाइजीरिया का क्षेत्र है। हॉटेनटॉट जो है ये गर्म उष्णकटिबंधीय अफ्रीका है। इवांस जो है वो दक्षिणी पूर्वी एशिया का भूमध्य रेखीय वर्षा वन वाला क्षेत्र है। कलमुक जो है ये मध्य एशिया में पाई जाती है जनजाति। कजाक जो है ये कजाकिस्तान में। किर्गिज जो है ये एशियाई क्षेत्र में। कोयर्क जो है ये उत्तरी साइबेरिया यूरेशिया में पाई जाती है। लैप्स उत्तरी फिनलैंड, स्वीडन, उत्तरी नॉर्वे में पाई जाती है। माओरी ये न्यूजीलैंड में। मसाई जो जनजाति है वो पूर्वी और मध्य अफ्रीका के मध्य पाए थे। मियोस जो है ये म्यांमार में पाई जाती है। ओरंग असली ये मलेशिया में है। रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका में है। सेमांग ये पूर्वी सुमात्रा में है। तपिरो ये पापुआ न्यूगिनी में है। तुर्गेस, सहारा, याकुत और साइबेरिया, जुलू ये दक्षिण अफ्रीका में पाई थी। यहाँ पे देखिए 16 महाजनपदों की बात की गई थी, जिसमें कंबोज, गांधार, गुरु, पांचाल, कौशल, मल, वज्जी या विज्जी, काशी, अंग, मगध, ठीक है, वत्स, चैत्य, उसके अवंती, उसके बाद मत्स्य यहाँ पे है, ठीक है। ये एक छूट गया शूरसेन या फिर यहाँ एक बचा अशोका,
ठीक है, तो ये हो गए हमारे 16 महाजनपद। जीवों के बीच में जो पारस्परिक क्रिया होती है उसको हम कैसे कैसे जानते हैं। पहली चीज तो अन्योन्याश्रिता होती है, जिसमें प्लस होता है और इधर दूसरा वो माइनस होता है। यानी कि माइनस का मतलब ये है कि वो जो है उस पर आश्रित होता है। ठीक है, ये देने वाला होता है, तो एक देने वाला है एक लेने वाला। तो ये जो है दूसरा जो प्रजाति होगा वो देखिए यहाँ पे चिन्हों के माध्यम से बताया गया। सहभोजिता में प्लस होता है, ये देता है, एक न्यूट्रल होता है। इसी तरीके से सहजीविता में न्यूट्रल है एक, और एक जो है ऋणात्मक है, ये लेता ही लेता है। प्रतिस्पर्धा में दोनों न्यूट्रल है, दोनों ऋणात्मक है। परभक्षण में एक देने वाला एक लेने वाला। परजीविता में ये भी ऐसा ही है। ठीक है, तो इस तरीके से सहभोजिता को हम यहाँ पे देख रहे हैं। जैसे इसके अंतर्गत एक प्रजाति को लाभ होता है तो दूसरी प्रजाति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जहां पे हम लोग देखे ना न्यूट्रल हुआ रहता था। अब उसी के साथ में यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पे गुबरैला, गुबरैला जो जानते होंगे, गोबर में एक कीड़े पाए जाते हैं, उसको गुबरैला कहते हैं। तो गुबरैले को गाय के गोबर से भोजन एवं आश्रय प्राप्त होता है, परंतु गुबरैले का गाय के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ठीक है, तो उसी को बताया गया है यहाँ पे, सहभोजिता है वो। अब देखिए भक्ति संत और उनके शन के बारे में बात की गई है। कबीर, गुरु नानक और उसके बाद मीराबाई और तुलसीदास के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो इनका कालानुक्रम इस तरीके से है कुछ। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब इसी के बाद हम जो है फिर इकोनॉमी का कुछ पोर्शन, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे उन कार्यवाहियों को ये संदर्भित करती है जो देश के केंद्रीय बैंक द्वारा धन की आपूर्ति के नियंत्रण और संवहनीय आर्थिक विकास की प्राप्ति के लिए की जाती है, उसी को हम मौद्रिक नीति कहते हैं। ठीक है, मौद्रिक नीति को मोटे तौर पर या तो विस्तारवादी या संकुचनवादी के तौर पर वर्गीकृत किया जाता है। मौद्रिक नीति के साधन जो है वो मात्रात्मक साधन है, SLR और CRR जैसे आरक्षी अनुपात, ओपन मार्केट ऑपरेशन, नीति दर और हाल के वर्षों में तरलता समायोजन सुविधा लैफ। लैफ जो रेपो रेट है, सीमांत स्थायी सुविधा है, रिवर्स रेपो रेट जैसे साधनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये मात्रात्मक साधन हो गए। अब हम गुणात्मक साधन की भी बात कर लें, जैसे सीमांत आवश्यकताएं, उपभोक्ता ऋण विनियमन, चयनात्मक ऋण नियंत्रण, नैतिक अनुनय। अब देखिए प्रमुख शब्द और उनके कुछ अर्थ हैं। जैसे मुख्य काजी, काजी जो है ये न्याय विभाग के प्रमुख होते थे। ये जो है प्रमुख शब्द मतलब वो हैं जो पद दिए गए थे और उनसे संबंधित जो है किससे संबंधित है उसकी बात की जा रही है। मीर माल जो होते थे ये राजकीय चिन्ह का संरक्षक होता था। मीर बख्शी जो है ये सैन्य प्रमुख हुआ करता था, वेतन एवं लेखा प्रमुख होता था। ठीक है, खान समा ये राजकीय आवास का प्रमुख होता था। वाकया नवीस जो है ये समाचार संवाददाता से संबंधित था। मुस्ताफी जो है ये महालेखा परीक्षक हुआ करता था। मुशर्रिफ जो है ये राजस्व सचिव हुआ करता था। अमल गुजार जो है ये परगनों में राजस्व व्यवस्था का प्रमुख हुआ करता था। मीर अरद जो है ये याचिकाओं के प्रभारी हुआ करते थे। मीर तोजार जो है ये समारोहों के प्रमुख हुआ करते थे। नकस या कनकूत जो है ये सरकारी अधिकारियों या उत्पाद के आधार पर आकलन किया करते थे। ठीक है, शिकदार जो है ये कानून एवं व्यवस्था के प्रमुख थे। मुक्ताई पट्टे पर दी गई नकद निश्चित राजस्व मांग थी। दहशाला के बारे में देख लीजिए, पिछले 10 साल के उत्पादन के आधार पर प्रत्येक प्रकार की जमीन में प्रति बीघा औसत उत्पाद की बात की गई है, जिसमें विभिन्न प्रकार की भूमियों से विभिन्न प्रकार के फसलों का प्रति बीघा औसत उत्पाद का 1/3 राज्य की मांग हेतु निश्चित करना था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था में अपनाया गया था दहशाला को। उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण वन्य जीव अभयारण्य है, कौन कौन से हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, और किस जिले में है ये भी देखना जरूरी है। तो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य है, ये चंदौली में है। किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य है, ये लखीमपुर खीरी में है। ठीक है, कतरनिया घाट वाला ये बहराइच में है। रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य बांदा में है। महावीर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य ये ललितपुर में है। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभयारण्य जो है ये आगरा और इटावा में है। ठीक है, इसी के साथ देखिए हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य जो है ये मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरपुर को ये शामिल है। सुहागा बरवा वन्य जीव अभयारण्य जो है ये महाराजगंज में है। कछुआ वन्य जीव अभयारण्य जो है ये वाराणसी में है। सुहेलवा या सुहेलगढ़ वाला जो वन्य जीव अभयारण्य है सुहेलदेव है, सुहेलदेव। ठीक है, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती में। पीलीभीत वन्य जीव अभयारण्य ये पीलीभीत में। विजय सागर वन्य जीव अभयारण्य जो है ये महोबा में है। पार्वती अरंग
वन्य जीव अभयारण्य ये गोंडा में है, पटना वन्य जीव अभयारण्य ये एटा में है। ठीक है, अब कुछ जो यात्री आए थे उनका कालक्रम क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे इब्ने बतूता आया था, मोहम्मद इब्ने बतूता या अबू रेहान अल बिरूनी के बारे में, ये उज्बेकिस्तान से आए थे। ये आते हैं 973 ईस्वी से 1048 ईस्वी के बीच में इनका कालक्रम है। मार्को पोलो आता है इटली से। ठीक है, इब्ने बतूता मोरक्को से आता है। उसके बाद देखिए अब्द अल रज्जाक, कमाल अल दीन, इब्न मसाक, इसाक अल समरकंदी, ये सब समरकंद से आते हैं। अफनासी निकटिच ये रूस से आते हैं। दुआर्ते बारबोसा पुर्तगाल से हैं। सैदी अली रेइस जो है तुर्की से आते हैं। एंटोनियो मोनसेरेट जो है ये स्पेन से आते हैं। महमूद वली बल्कि जो है ये बल्क से आते हैं। ठीक है, इसी के साथ में कुछ और भी पॉइंट्स जैसे कि पीटर मुंडी इंग्लैंड से आ रहे हैं। जेन बैप्टिस्ट जो है ये फ्रांस से हैं। फ्रांसवा बर्नियर ये फ्रांस से आते हैं। दोआब में जो कर वृद्धि हो गई है वो, अच्छा ये देखिए यहाँ पे हम लोग मेडिवल हिस्ट्री वाला पोर्शन देख रहे हैं, ये भी देखते रहिएगा। ठीक है, 1325 में दोआब में जो कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन जो होता है वो 26 यानी कि 1326 से 1327 ईस्वी में। सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन 1329 में। खुरासान और कराची अभियान 30 से 31 का ये क्रम है, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड है ये। अब कुछ पक्षी अभयारण्य हैं उनकी बात हम कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में। जैसे शहीद चंद्रशेखर आजाद नवाबगंज पक्षी अभयारण्य ये कहाँ पे है, उन्नाव में है। समसपुर वाली जो पक्षी अभयारण्य ये रायबरेली में है। लाख बेहोशी ये कन्नौज में है। ओखला जो है पक्षी विहार ये गौतम बुद्ध नगर में है। बखिरा ये संत कबीर नगर में है। सांडी पक्षी अभयारण्य जो है ये हरदोई में है। इसी के साथ देखिए सांडी पक्षी के बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो पक्षी अभयारण्य है ये प्रतापगढ़ में है। इसी के साथ में शेखा पक्षी अभयारण्य जो है ये अलीगढ़ में है। सुमन पक्षी अभयारण्य जो है ये मैनपुरी में है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। जयप्रकाश नारायण सुरहा ताल वाला जो पक्षी अभयारण्य है ये बलिया में है। सूर सरोवर जो पक्षी अभयारण्य है ये आगरा में है। इसी के साथ में कुछ और भी पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। सल्तनत काल का इक्ता ही एक संशोधित रूप में मुगलों के समय जागीर बन गया था। ये सल्तनत काल की बात की जा रही है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जागीरदारी प्रणाली मनसबदारी प्रणाली की अभिन्न अंग थी। जागीरों के कई प्रकार थे, तो यहाँ पे जागीर एक हेडिंग होगी, वो यहाँ से हमको लगा है कि मिसप्रिंट हो गया है जो है, उसी के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। ठीक है, जागीर के बारे में। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जैसे तनख्वाह जागीर है, ये वेतन के एवज में प्रदान किया जाता था और प्रत्येक 3 से 4 वर्ष पर हस्तांतरित किया जाता था। मशरूत जागीर जो है ये कुछ शर्तों पर दिया जाता था। वतन जागीर जो है ये जमींदारों और राजाओं को उनके स्थानीय प्रभुत्व क्षेत्र में प्रदान किया जाता था। वतन जागीर वंशानुगत और गैर हस्तांतरणीय होते थे। जब किसी जमींदार को मनसबदार बनाया जाता था तो उसे अपने वतन जागीर के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर तनख्वाह जागीर भी दी जाती थी यदि उसके पद स्तर का वेतन और उसके वतन जागीर की आमदनी से अधिक हो। अल तमगा जागीर जो है ये मुस्लिम अमीरों को उनके पारिवारिक या जन्म स्थान शहरों में प्रदान किए जाते थे। ठीक है, अब इसी के साथ में हम देख रहे हैं मौर्य काल में सम्राट अशोक के 5 प्रांत का उल्लेख किया जा रहा है। सबसे पहला है उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती, प्राची, कलिंग। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा जो 5 प्रांत हैं वो कौन कौन से प्रांत हैं। ठीक है, उत्तरापथ की बात करें तो तक्षशिला, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी, अवंती उज्जैनी, प्राची या प्राशी ये पाटलिपुत्र, कलिंग जो है तोशली इसकी राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। इसी के साथ में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कुछ अवधारणाएं हैं, उनके स्रोत कौन कौन से हैं वो कौन से हैं। पहला जो है अवधारणा गोत्र, ये अथर्ववेद इसका स्रोत मिलता है। पुरुष सूक्त जो है ये ऋग्वेद में हमको देखने को मिल रहा है। आचार आश्रम जो है ये जाबालोपनिषद में है। संसार यानी कि बृहदारण्यक उपनिषद में इसका स्रोत है। पहले जो 3 आश्रम है ये छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। प्रजापति की जुड़वा पुत्रियों के बारे में बताया गया है। सभा और समिति को यह अथर्ववेद में बताया गया है। वृहत जल प्लावन यानी कि ग्रेट फ्लड के बारे में बताया गया है, ये शतपथ ब्राह्मण में बताया गया है। क्षत्रियों पर क्षत्रियों की वरीयता की बात की गई है, यह ऐत्रेय ब्राह्मण में बताया गया है। पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख जो है वो शतपथ ब्राह्मण में बताया गया है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति ये ऋग्वेद में 10वें मंडल में बताया गया है। सत्यमेव जयते मांडुक्य उपनिषद में बताया गया है। त्रिमूर्ति का सिद्धांत जो है ये मैत्रायणी उपनिषद में बताया गया है। ठीक है, पंचायती राज से संबंधित जो समितियां हैं उसके गठन का क्रम क्या है वो हम लोग देख लेते हैं।
ठीक है, ये पॉलिटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अक्सर ये एग्जाम में अब पूछा जा चुका है। हमें लग रहा है कि कम से कम 10 बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। और यूपीपीसीएस आयोग का जो पेट क्वेश्चन में से एक मतलब महत्वपूर्ण जो है ये है। ठीक है, देखिए बलवंत राय मेहता समिति ये 1957 की है, अशोक मेहता समिति 1977 की है, जीवीके राव समिति जो है ये 1985 की है, सिंघवी समिति जो है ये 1986 की है। अब कुछ प्रमुख जो हम लोग जैसे बौद्ध में देख लें, धर्म से संबंधित जो हम लोग का बौद्ध जैन वाला सेक्शन है, इसमें बौद्ध संगीतियों के बारे में बात की गई है। हालांकि आप लोग याद तो हमेशा करते हैं, लेकिन कंफ्यूजन और भूल बहुत ज्यादा हो जाती है इसमें। अब देखिए प्रथम बौद्ध संगीत जो है वो 486 में हो गई है, इसके शासक हैं अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु, एक बार इसको आप कालक्रम के हिसाब से इसको देख ही लेते हैं। जो प्रथम है अजातशत्रु, कालाशोक दूसरे में है। शासक के बारे में बात की जा रही है, ये अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, ये क्रम देखिए इस तरीके से है। ठीक है, तो ये शासकों के नाम हो गए। और राजवंश में अगर बात करें तो हर्यक, शिशुनाग, मौर्य और कुषाण। ठीक है, स्थान की बात कर लें तो देखिए गुप्त सप्तकर्णी गुफा में ये होता है, पहला राजगृह में जो है, वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, कुंडलवन में। ठीक है, अध्यक्षता देखें तो प्रथम वाले की कर रहे हैं अध्यक्षता महाकश्यप, शावक मीर, मोगलीपुत्र तिस और वसुमित्र चौथे वाले की अध्यक्षता कर रहे हैं। ठीक है, पहले वाले में विनय पिटक की जो है रचना होती है, बौद्ध संघ और स्थविर तथा महासंगीत में बंट जाता है द्वितीय वाले में। तीसरे वाले में देखिए अभिधम्म पिटक, पाली में बौद्ध दर्शन का संहिताकरण होता है। इसी के साथ में चौथे वाले में बौद्ध धर्म का हीनयान और महायान में विभाजन हो जाता है। अब देखिए कुछ चीजें जैसे हालांकि यहाँ पे समितियों के बारे में बस केवल आप नाम जानिए, इसमें बहुत ज्यादा आंकड़ों को नहीं देखना होता है। तो निर्धनता से समिति जो निर्धनता से रिलेटेड संबंधित जो समितियां आई थी, पहला तो लकड़ा वाला समिति जो आई थी जो इसका आकलन करी थी, फिर दूसरे नंबर पे तेंदुलकर समिति है, तीसरे नंबर पे ये रंगराजन समिति है। ठीक है, तो इसमें भी अगर हम देखें तो देखिए लकड़ा वाला 37 पॉइंट मतलब ये बताते हैं 37.3। ठीक है, 37.3, और उसी के साथ में तेंदुलकर समिति 50.1, और इसी तरीके से इनकी बात की जाती है। ठीक है, और अब हम आगे देखें तो कुछ जैसे साइंस में ही कुछ रंगों के बारे में बात की जाती है। जैसे मिर्च का जो लाल रंग है, उसमें मिर्च का जो रंग पाया जाता है वो किसके, कैप्सिसिन की वजह से। टमाटर का जो लाल रंग है मिर्च में, ये देखिए तीखापन होगा यहाँ पे। ठीक है, तो हल्दी में जो पीला रंग है वो जैंथोफिल की वजह से। सेब के फल में जो लाली पाई जाती है वो एंथोसाइनिन की वजह से। ठीक है, तो टमाटर का लाल रंग है ये लाइकोपिन, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे कुछ प्रमुख ज्वालामुखियां और उनकी विशेषता क्या है, जैसे ज्वालामुखियों की स्थलाकृति जो है उसके बारे में बात की गई है। ठीक है, जब हम ज्वालामुखी पढ़ते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में तो उसमें हम लोग ये देखते हैं। ठीक है, स्थलाकृतियों के बारे में, डाइक, सिल्क, बैथोलिथ और लैकोलिथ के बारे में। तो डाइक के बारे में देखिए धरातल और दीवार की भांति संरचना होती है इसकी, 36 तल में एक चादर के रूप में सिल पाई जाती है। बैथोलिथ जो है ये मैग्मा भंडारों का जमा हुआ भाग होता है, और लैकोलिथ जो है ये गुंबदनुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टानें पाई जाती हैं। इसी के साथ में अब हम लोग यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंगों और उनके आविष्कारकों के बारे में बात कर लें। जैसे विद्युत चुंबकीय तरंगे और उनके खोजकर्ता, सबसे पहले वाई रे यानी कि वाई किरणें जो है वो हेनरी बैकेरल के द्वारा, एक्स रे डब्ल्यू रॉन्टजेन के द्वारा, पराबैंगनी किरणें जॉन रिटर के द्वारा, दर्शनीय विकिरण न्यूटन के द्वारा, अवरक्त इंफ्रारेड किरणें यह हर्शल के द्वारा, लघु रेडियो तरंगे हर्ट्ज तरंगे हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा, दीर्घ रेडियो तरंगे मार्कोनी के द्वारा ये होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कांग्रेस के कुल 9 अधिवेशन और उनका जो है क्रम क्या क्या है, किस तरीके से स्थान। सबसे पहला जो हमारा देखने को इसमें जो देखने को मिल रहा है ये इलाहाबाद 1988 में जॉर्ज यूल इसके अध्यक्ष थे। इलाहाबाद में दूसरा वाला भी जो है 1892 में WC बनर्जी। इसी तरीके से देखिए लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, इस तरीके से क्रम है। तो इसमें तीसरा वाला जो लखनऊ है ये 1899 में फिर हो गया है। रमेश चंद्र दत्ता, आरसी दत्ता जिसको कहते हैं। ठीक है, आरसी दत्ता भी कहीं कहीं नाम मिलता है तो कंफ्यूजन मत कीजिएगा, रमेश चंद्र दत्ता या आरसी दत्ता। बनारस में जो चौथा कांग्रेस का अधिवेशन जो होगा, उत्तर प्रदेश की बात की गई है, उत्तर प्रदेश में है ये टोटल 9 अधिवेशन। ठीक है, तो बनारस में 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले
इलाहाबाद बनारस के बाद इलाहाबाद फिर पांचवा 1910 में हो रहा है, ये वेंडर बर्न के द्वारा हो रहा है। लखनऊ 1916 में अंबिका चरण मजूमदार। कानपुर 1925 सरोजिनी नायडू। लखनऊ 1936 जवाहरलाल नेहरू। मेरठ 1946 जेबी कृपलानी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जा रही है। अब कुछ पारिस्थितिकी शब्द हैं, उसके खोजकर्ता कौन कौन है, जैसे इकोसिस्टम एजी टांसले के द्वारा, इकोलॉजी अर्नेस्ट हेगेल के द्वारा, डीप इकोलॉजी अर्नेस्ट नेस के द्वारा, इकोलॉजिकल इन्हीं के जोसेफ ग्रिनेल के द्वारा की जा रही है। समानता का अधिकार, अच्छा यहाँ पे जो है मौलिक अधिकारों के कुछ कुछ जो अनुच्छेदों के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट के बारे में हम लोग केवल यहाँ बात करेंगे। समानता का अधिकार ये अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है। स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये 19 से 22 मौलिक अधिकार है, देख लीजिएगा ध्यान से। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है ये 23 से 24 के बीच में है। उसके बाद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है ये अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 के बीच में है। सांस्कृतिक और शैक्षिक जो अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 में है। सांस्कृतिक और शैक्षिक वाला 29-30 में है, ठीक है। अब महात्मा गांधी के प्रारंभिक आंदोलनों का जो क्रमिक विवरण हमें देखने को मिलता है, जैसे चंपारण सत्याग्रह ये 1917 में हो रहा है, प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन देखने को मिलता है जिसमें। इसके बाद देखिए अहमदाबाद मिल हड़ताल, ये पहला भूख हड़ताल था, 1918 में हो रहा है। उसी के बाद में खेड़ा सत्याग्रह, ये प्रथम सत्याग्रह है 1918 में। रॉलेट्स एक्ट सत्याग्रह 1918 में, ये प्रथम जन आंदोलन था, ठीक है। इसके साथ में अब देख लीजिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है, त्रिवेंद्रम में है। युवा राव उपग्रह केंद्र कहां पे है, बेंगलुरु में है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र कहां पे है, हैदराबाद में। उसके बाद ये देखिए भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान कहां पर है, ये है देहरादून में है। तो ये चारों देख लीजिएगा, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ये प्राइम मिनिस्टर के कुछ फंक्शंस के बारे में बताए गए हैं, जैसे देखिए इलेक्टेड हेड ऑफ द कंट्री, लिंक प्रेसिडेंस, पीपल पार्लियामेंट, एक्सपेंड और डिमांड एजिग्नेशन। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन पोर्टफोलियो, सिलेक्शन काउंसिल, मिनिस्ट्रीज, एडवाइसेस एंड इंफॉर्मेशन पॉलिटीज, लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टीज एंड माइनॉरिटीज, मॉनिटर्स ऑफ द वर्किंग। तो ये हो गए प्राइम मिनिस्टर के कुछ हमारे काम। इसी के साथ में जो हमारा 67 बैच बीपीएससी को लेकर के स्टार्ट हो रहा है 25 अक्टूबर से, इसको ध्यान में रखिएगा। इसमें हम लोग को ने सभी सेक्शन को अलग अलग तरीके से स्टार्ट किया है। जैसे मैपिंग हम लोग केवल 11 रुपए में हमारी शुल्क है। वो पॉलिटी 99 रुपीज़ में केवल जो है बीपीएससी को लेकर के पढ़ाया जाएगा इसमें, ठीक है। ज्योग्राफी ये भी 99 रुपीज़ में। इकोनॉमी की बात करें तो 99, हिस्ट्री की बात करें 149, साइंस 149, बिहार स्पेशल 149, करंट अफेयर्स 149, ठीक है। ये केवल 100 सीट के लिए ये फीस रखी गई है। तो आप लोग इसमें एडमिशन लेकर के भागीदार बन सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थैंक यू।